नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक बड़े ही अनोखे ऐसे कनेक्शन के बारे में, एक ऐसे एसोसिएशन के बारे में, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद इस बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो एक बीमारी है, जिसमें लिंग अक्सर ठीक से काम नहीं करता, जिसको कि नपुंसकता भी कह सकते हैं, जिसमें लिंग ना ही खड़ा होता है और ना ही वो ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाता है। अगर किसी कंडीशन में खड़ा हो भी जाए, तो सेक्स करने में बहुत दिक्कत आती है और इस वजह से बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएँ भी झेलनी पड़ती हैं पेशेंट्स को। तो कुछ शोध ऐसा बताते हैं कि मसूड़ों की समस्या, उनमें होने वाला इन्फेक्शन, जिसे पेरियोडोंटल डिसीज़ कहा जाता है या आम तौर पे जो देखने में आता है जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, ये जो मसूड़ों से संबंधित जो इन्फेक्शन, सूजन समस्याएँ हैं, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, ये बड़ा अजीब-सा लिंक है। ये जो इरेक्शन में आने वाली समस्या है, ये दाँतों की ठीक प्रकार से सफाई ना करने के कारण होती है। दाँतों की अगर ठीक से सफाई नहीं की, रेगुलर ब्रश नहीं किया, अपने मसूड़े, अपने दाँत साफ नहीं रखे, ठीक तरीके से कुल्ला नहीं किया, मुँह को किसी तरीके की बदबू से मुक्त नहीं रखा, इस तरह की समस्याएँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ला सकती हैं। अक्सर वे लोग जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा मिलता है, उनमें दाँतों की समस्याएँ भी ज़्यादा मिलती हैं या अगर इसे उल्टे तौर पे देखा जाए, जिन लोगों में मसूड़ों की ये जो समस्याएँ हैं, ये ज़्यादा देखने में आती हैं, उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ज़्यादा देखने में आता है। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं? इस बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो आदमियों में बहुत आम तौर पे मिलता है, ख़ासकर कि जो बड़ी उम्र के आदमी होते हैं, 40 और 50 साल की उम्र के बाद ये तो बहुत कॉमनली देखने में आता है। हालाँकि 30 साल की उम्र के ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें भी ये बहुत आम तौर पे कई बार देखने में आता है। ख़ासकर कि जिन लोगों में मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, उन लोगों में तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़्यादा देखने में आता ही है। ऐसा एक रिव्यू हुआ है कई सारे शोधों का, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि यह दोनों के बीच संबंध है। अगर बहुत लंबे समय तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहे मसूड़ों में, जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, तो वो लोगों में दांत गिरने का, दांतों के टूटने का एक बड़ा कारण होता है। समय से पहले, मतलब बड़ी उम्र में अक्सर लोगों के दांत गिर जाते हैं। उससे बहुत पहले 30 से 40 के दशक में भी लोगों के दांत गिर सकते हैं अगर ये बीमारी हो जाए तो। इसकी वजह से, दांतों की इस बीमारी की वजह से बहुत सारी दिल की बीमारियां हो सकती हैं और साथ ही साथ शरीर में कई अलग-अलग जगह भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है और हमारे खून की जो नलियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं दाँतों की इस बीमारी की वजह से। सो कहीं न कहीं दिल से, हमारे दिल के स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा संबंध है दाँतों की इस बीमारी का। इसी के साथ यह भी देखा गया है कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उनमें भी स्ट्रोक अक्सर ज़्यादा होता है और साथ ही साथ उनमें भी आर्टरीज़ जो होती हैं, खून की जो नलियाँ होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी दिल और दिल का स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा हुआ है। तो खून की नलियाँ किसी न किसी तरह से इन दोनों बीमारियों से जुड़ी हैं। दिल का दोनों के साथ संबंध है, दाँतों के स्वास्थ्य से भी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी। तो ये जो खून की नलियाँ हैं, ये एक बड़ा एक मेजर लिंक हो सकता है इन दोनों के बीच और ऐसा शोधकर्ताओं का मानना भी है। यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसा कि आपने और जगह भी जानकारी ली होगी, आपने देखा होगा, समझा होगा या डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि ये खून का सही प्रवाह ना होने के कारण होता है। तो डॉक्टर जो दवाएँ भी देते हैं, वे क्या करते हैं, खून का बहाव पेनिस में, लिंग में बढ़ा देते हैं, जिस वजह से लिंग में इरेक्शन होने लगता है। तो कहीं न कहीं खून का तो संबंध इससे है ही। तो डॉक्टर हैं, चाइना की एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ ये रिव्यू किया गया, वहाँ के डॉक्टर हैं ज़िगांग ज़ाओ। उनका ऐसा मानना है कि ये दोनों आपस में कॉज़ नहीं करते, एक दूसरे का कारण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि दाँतों की बीमारी की वजह से ये हो जाएगा, इरेक्शन की प्रॉब्लम होंगी या इरेक्शन की प्रॉब्लम होने की वजह से दाँतों की बीमारी ज़्यादा होने लगती है। नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट किसी न किसी तरह से बीच में इनके शरीर में कुछ ऐसा लिंक है जिसकी वजह से दोनों बीमारियाँ अक्सर साथ-साथ देखने में आती हैं। तो यहाँ ये थोड़ा समझने का है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दाँत की बीमारी की वजह से हमारे शरीर में, हमारे खून की नलियों में किसी तरीके का रुकावट या कोई समस्या आती है और वो रुकावट या समस्या लिंग के खड़े होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
तो किसी ना किसी तरह से किसी दूसरे रास्ते से चलकर ये प्रॉब्लम आती है, पर लिंक जरूर है इन दोनों का। एक के प्रॉब्लम से दूसरे की प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ जरूर जाते हैं। इस शोध से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं वे अपने दांत चेकअप कराना शुरू कर दें, ये नहीं है। या जिन लोगों को उम्र बढ़ती जा रही है वे लोग दांत का रेगुलर चेकअप करना शुरू कर दें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, पर जिन लोगों को पेरियोडोंटाइटिस कुछ लंबे समय से है उन लोगों को चिंता करने की तो डेफिनेटली जरूरत है। इस रिसर्च से ये जरूर पता चलता है। तो अगर आप में ये दांतों की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है, तो ही आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। हाँ, पर इस बीमारी को रोकना भी उतना ही जरूरी है। तो इसको रोकने के लिए जो प्रयास चाहिए वो भी देखने जरूरी हैं। इसीलिए ब्रश करना, दांतों की सफाई करना ये बहुत पहले ही जरूरी होगा आपके लिए, अगर आप इस तरह की बीमारी को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी को फ्यूचर में रोकना चाहते हैं या उसके स्तर को कम करना चाहते हैं, उसकी सीवियरिटी को कम करना चाहते हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो दांतों की सफाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर वो हो गई बीमारी तो कहीं ना कहीं आपको ये बीमारी बढ़ सकती है। तो डॉक्टर ज़ाओ जो है वो कहते हैं कि जिन लोगों को भी पेरियोडोंटाइटिस होता है, खास करके आदमियों की यहाँ बात हो रही है, तो उन लोगों को इस खतरे के बारे में पहले से ही बता देना बहुत अच्छा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अब क्या करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, रेगुलर जब पेशेंट से मिलते हैं तो हम उनको पहले से ही सचेत कर देते हैं, चौकन्ना कर देते हैं, या उनसे इस बारे में और जानकारी भी लेते हैं कि कल को उनको या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आ तो नहीं रही। उन्होंने क्या किया, 5 ऐसे शोध हुए थे 2009 से 2014 में जिनको रिव्यू किया, मतलब उनको बारीकी से एनालाइज किया, उनका विश्लेषण किया, उनको समझा। इन स्टडीज में, पांचों जो स्टडीज हुई थी, 2,13,000 लोग शामिल थे। बहुत बड़ा नंबर लोगों का इन रिसर्चेज में शामिल था। तो बहुत बड़े सैंपल पर रिसर्चेज हुई थी जो कि 20 से 80 साल तक के आदमी लोग थे। हर स्टडी में देखा गया, पांचों में देखा गया कि जिन भी लोगों का पेरियोडोंटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ज्यादातर लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी। खासकर कि वो लोग जो 40 साल से कम की उम्र के थे और जो 59 या 60 की उम्र के ऊपर के लोग थे। मतलब बीच का 20 साल, 40 से 60 का शायद थोड़ा इस मामले में बचा हुआ था। क्या कारण थे ये नहीं कह सकते, पर 40 से जो छोटे थे उनमें अगर ये पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, और 60 साल से बड़ी उम्र के आदमी में भी यही देखने में आता है। यहां तक कि अगर डायबिटीज के प्रभाव को अगर निकाल दिया जाए, मतलब उन लोगों को जिनको डायबिटीज भी हो सकती है, इन प्रॉब्लम से जो सफर कर रहे थे, क्योंकि डायबिटीज का भी गम डिसीज मतलब पेरियोडोंटाइटिस से और दूसरी कुछ मसूड़ों की समस्याओं से, साथ ही साथ सेक्सुअल फंक्शन से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें भी अक्सर सेक्सुअल फंक्शन कम होता है। तो अगर हम डायबिटीज का भी रिस्क फैक्टर अगर निकाल दें, अगर उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन्होंने ऐसा किया, तो भी उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को पेरियोडोंटाइटिस था उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना 2.5 गुना बढ़ गई थी, 2.5 गुना ज्यादा थी। तो वैसे शायद इतना बड़ा फर्क ना आता देखने में, पर अगर डायबिटीज को अगर निकाल दिया जाए, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है अगर उन्हें हटा दिया जाए या डायबिटीज के प्रभाव को अगर हटा दिया जाए, तो पेरियोडोंटाइटिस होने वाले लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की संभावना 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर झाओ का कहना है कि सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए नहीं, और भी बड़ी सारी बीमारियां हैं जो कि लोगों में अक्सर डेवलप हो जाती हैं क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस की वजह से। इसलिए पहले से ही लोगों को इस बारे में सचेत करना, खासकर कि इस मामले में अगर देखा जाए तो आदमियों को सचेत करना बहुत जरूरी है कि वो अपने दांत की रेगुलर सफाई करें, ताकि किसी भी तरीके से दांतों में प्लाक जमा ना हो और किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ना हो, ताकि फ्यूचर में दूसरी बीमारियां भी प्रिवेंट की जा सकें। और एक शोध ऐसा भी हुआ था जिसमें यह देखा गया था कि अगर क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस का इलाज कर दिया जाए तो उसके बाद जो लोग होते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाती है। ऐसा भी कुछ शोधों में देखा गया है। खासकर कि 2013 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ऐसा बहुत क्लियर तौर पे देखा गया था कि जब पेरियोडोंटाइटिस का इलाज किया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम हो गया था लोगों में। कुछ और फैक्टर्स जो बीच में कारण बन सकते हैं इन दोनों के लिंक में, वे हो सकते हैं जैसे उम्र, ज्यादा उम्र होना ज्यादा बड़ा एक फैक्टर है दांतों की समस्या का बढ़ने का भी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी, और इन दोनों के आपस में लिंक भी ज्यादा हो जाते हैं। डायबिटीज मेलिटस जैसा कि बताया, और साथ ही साथ हार्ट की कोई और बीमारी, कोरोनरी हार्ट डिसीज भी हो सकता है। स्मोकिंग एक बड़ा कारण है, जो लोग ज्यादा स्मोक करेंगे उनमें ये चीजें ज्यादा देखने में आएंगी। ज्यादा स्मोक या ज्यादा अल्कोहल लेना भी दांतों की हेल्थ को खराब कर सकता है और ईडी ला सकता है।
पर शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि अभी और रिसर्च इस पर होनी बाकी है और रिसर्च इस बारे में इंसाइट देगी, प्रकाश डालेगी कि क्या किया जा सकता है जिससे कि पेरियोडोंटाइटिस वाले मरीजों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कम किया जा सके, इलाज किया जा सके, या कुछ और ऐसे बीच के लिंक हो सकते हैं जो इन दोनों समस्याओं का कारण बनते हैं या इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह की एक टर्की में स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि 30 साल से जो ऊपर के आदमी लोग हैं, खासकर कि जो 30 की उम्र के दशक में और 40 की उम्र के दशक में जो लोग थे जिनमें बहुत सीवियर पेरियोडोंटल डिसीज था, उनमें 3 गुना ज्यादा संभावनाएं थी इरेक्शन की प्रॉब्लम्स होने की। उन्होंने देखा कि 53% जो लोग थे जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, उनमें मसूड़ों की समस्या की जो बीमारी थी वह ज्यादा थी, जबकि 23% ऐसे लोग थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले जिनमें किसी तरीके का दांतों की बीमारी नहीं थी। तो उनका भी यही मानना था कि वेस्क्यूलर हेल्थ जो है, मतलब खून की और खून की जो नलियां हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम की वजह से ये होता है। वो कहते हैं कि इरेक्शंस जो होता है वो तब होती हैं जब हमारा दिमाग सबसे पहले ये देखता है कि सेक्सुअली स्टिमुलेट किया जा रहा है, मतलब उत्तेजित किया जा रहा है। फिर उसके बाद लिंग में जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स करती हैं, जिससे खून का जो बहाव है वह उस तरफ बढ़ जाता है। फिर उसके बाद दिमाग क्या करता है, वेन्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं जिससे कि खून वापस ना जाए, क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो खून को वापस ले जाने का काम करती हैं। तो वेन्स बंद हो जाती हैं जिससे कि खून वापस ना जाए और इरेक्शन जो है वो लगातार बना रहे और उत्तेजना भी बनी रहे, जिससे इजैकुलेशन हो पाए। तो इस तरह से सेक्स के टाइम पे लिंग काम करता है। दिमाग, लिंग और खून की जो वेसल्स हैं और हमारी जो उधर की मसल्स होती हैं, ये आपस में कैसे काम करती हैं। तो इसमें कोई ना कोई कमी की वजह से अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। हो सकता है वेन्स ठीक से काम ना कर रही हो सकता है मसल्स ठीक से काम ना कर रही हो, बट कहीं ना कहीं खून से और उसकी जो वेसल्स हैं उसका संबंध है। तो ये स्टडी इस बात पर बेस्ड थी कि जो गम डिसीज है, मसूड़ों की जो बीमारी है, वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर उसकी मोटाई को कम कर देती है और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है, उसको भी कम कर देती है, जिससे खून का बहाव प्रभावित होता है, खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो मसूड़े की बीमारी खून की वेसल्स की लाइनिंग और उनकी मोटाई और उनकी इलास्टिसिटी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इन तीनों का लिंक आपस में बन जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी दिल से संबंधित बीमारियां अक्सर पेरियोडोंटाइटिस के मरीजों में जो मिलती हैं, उनमें भी अक्सर इसी तरह के बदलाव शरीर में और खून की वाहिकाओं में देखे जाते हैं कि जो गम डिसीज हैं वो जिस तरीके से एंडोथीलियल लाइनिंग जो होती है खून की वेसल्स पे जो कि इलास्टिसिटी देती हैं वो कम कर देती हैं और उसकी वजह से दिल की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं या हो जाती हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन्हें होता है, उनमें कोई ना कोई वेस्क्यूलर पैथोलॉजी मिलती ही है, मतलब खून की जो नलियां हैं इनकी कोई ना कोई समस्या मिलती ही है। तो आपस में लिंक है बहुत क्लियर। तो इन रिसर्चर्स ने क्या किया, 80 आदमियों को कंपेयर किया जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था 82 ऐसे लोगों से, आदमियों से जिनमें प्रॉब्लम नहीं थी। सारे के सारे 30 से 40 की उम्र के थे। इन सबका जो था पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन किया गया, पेरियोडोंटिस्ट ने किया, और यही अंजाम देखने में आया कि जिनको क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस था उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज्यादा मिला उनके मुकाबले जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था। हालांकि कुछ ऐसे शोधकर्ता हैं जो इन रिसर्चेस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं है कि डायरेक्ट लिंक हो, पहली बात तो ये जैसा पहले बताया। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये क्वेश्चनियर के बेसिस पे इन्होंने जज किया है इरेक्टाइल फंक्शन को, और बहुत सारे ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकते थे जो करने जरूरी थे, जिसके बेसिस पे पूरे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि वो लोग सटीकता से बता पा रहे होंगे अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। पर फिर भी ये जो फाइंडिंग्स हैं ये काफी हमें इंसाइट्स जरूर देती हैं इन दोनों के लिंक पर। और वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वो न्यूरोलॉजिकल वजहों से भी होती हैं, हार्मोनल वजहों से भी होती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें एंजाइटी डिप्रेशन एक कारण हो सकते हैं। और खासकर ये जो लोग हैं 30 से 40 के, इनमें डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस भी बहुत मिलते हैं। तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहे हों, और जो दूसरी जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस उम्र में अक्सर देखने में आती हैं। तो ये सारे कारण मिलकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ दांतों की समस्या ही दिल के स्वास्थ्य को खराब करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ले आएगी। ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि दांतों की सफाई करने से ही सारा मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पर हाँ, दांतों की सफाई रखने से या पेरियोडोंटाइटिस का इलाज करा लेने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कमी जरूर आ सकती है, और पेरियोडोंटाइटिस का ज्यादा होना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बढ़ा जरूर सकता है। तो बढ़ाने और कम करने में हम प्रभाव देख सकते हैं दांतों की बीमारी का।
सबसे ज़रूरी लिंक, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस रिसर्च ने बताई वो ये कि हमारी ओरल हाइजीन जुड़ी हुई है हमारी सेक्सुअल फंक्शनिंग से कम इतना तो हमें ज़रूर पता चल जाता है। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो ओरल हेल्थ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। ओरल हेल्थ अगर गड़बड़ाई हुई हो तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन पर भी फोकस करना चाहिए। दोनों को एक साथ देखना ज़्यादा बेहतर है। ये लिंक इससे पहले इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अगर आप ओरल हेल्थ के लिए जा रहे हो, डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है। सेक्सुअल हेल्थ के लिए जा रहे हो, डॉक्टर बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगा कि आपकी ओरल हेल्थ कैसी है। पर इस रिसर्च से ये दोनों को आपस में ध्यान दिया जा सकता है और हो सकता है कि एक का इलाज दूसरे को भी ठीक कर दे। मोटे तौर पे कहें तो दांतों का इलाज ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकता है। अभी तक के शोध तो एटलीस्ट यही बताते हैं। तो जो दांतों के डेंटल के डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर काम करते हैं वो कह रहे हैं कि अब तक हम बहुत सारे दांतों की बीमारियों के लिंक शरीर की दूसरी बीमारियों से तो खोज चुके हैं और हम काफी कंसर्न रहते हैं इस बात को लेकर कि जिन लोगों को दांतों की बीमारियां हैं उन्हें बाकी के शरीर की हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए और बाकी के शरीर की हेल्थ ठीक रहे इसके लिए दांतों की भी हेल्थ उन्हें ठीक रखनी चाहिए। हम ये चीज बहुत कॉमनली देखते हैं अपने मरीजों में, इसलिए अब ये और भी चिंता का एक विषय हो सकता है कि जिन लोगों को दांतों की बीमारियां हैं उनको अपनी सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मुंह जो है वो कई सारे हमारे अलग अलग शरीर के हिस्सों से जुड़ा है। यह वीडियो अब मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी, आपको इससे फायदा होगा और आपको नई जानकारी जो मिली है इससे आप अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए और नए कदम उठाएंगे। एक नई दिशा मिलेगी, नए सिरे से विचार और नई तरह से उपचार कर पाएंगे। उम्मीद है अगर आप भी अपने दांतों की हेल्थ को आज अगर ठीक करना शुरू कर दें या अगर किसी तरीके से आप दांतों की इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आप अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं अगर आप दांतों का स्वास्थ्य मेंटेन करें। तो विचार कीजिए, समझिए इसको, ध्यान दीजिए इस पर भी और सही कदम उठाइए, सही निर्णय लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और लोगों को भी बहुत मदद मिलती है और लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है। धन्यवाद।